हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR IARI टेक्नीशियन T1 2022 की परीक्षा के लिए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 150 लाइक का। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां पर हुआ था? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन। मुद्रण कला का प्रयोग पहली बार चीन में शुरू हुआ जब 650 ईस्वी में भगवान बुद्ध की मूर्ति छापी गई। इतना ही नहीं, चीन की सशस्त्र बुद्धा गुफाओं से हीरक सूत्र नामक मिली पुस्तक को इस संसार की पहली मुद्रित पुस्तक माना जाता है। सबसे पहली टाइम मशीन 1041 ईस्वी में चीन के KP सोंग ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया, डाइट। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। तीसरा क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क 1 अप्रैल 1815 30 जुलाई 1898 जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावी राजनेता था। वह ओटो फोन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। उसने अपने जर्मनवासी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। वह द्वितीय जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना। वह रियल पॉलिटिक की नीति के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण उसे लौह चांसलर के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंबोडिया। नरोत्तम सिंह मुनि जन्म 14 मई 1953 वर्तमान में कंबोडिया के राजा हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर 2004 ने देश का सिंहासन संभाला। वे राजा नरोत्तम सिंहानुक तथा रानी नरोत्तम मोनीनेत के सबसे बड़े पुत्र हैं। वह यूनेस्को में कंबोडिया के राजदूत थे तथा 2004 में अपने पिता के सिंहासन त्याग देने के बाद वे राजा बने। सिंहासन पर आसीन होने से पूर्व उन्हें यूरोप में सांस्कृतिक राजदूत तथा शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण के रूप में किए गए कार्यों के लिए जाना जाता था। वे प्राग चेकोस्लोवाकिया के से स्नातक हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, गांधी। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में की थी। इसमें पूंजी एवं पूंजीवाद का विशेषण है तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। इस पुस्तक के द्वारा एक सर्वथा नवीन विचारधारा प्रवाहित हुई जिसने संपूर्ण प्राचीन मान्यताओं को झकझोर कर हिला दिया। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के कुछ ही वर्षों के बाद रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क, मेजनी, हिटलर, विलियम प्रथम। ऑप्शन ए जो है आपका बिस्मार्क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। 7वां क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फॉन वोई चाओ। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था?
1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1929 लाहौर। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रिवेश प्रसा के एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए वॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हीगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। 1839 से 41 में उन्होंने द्युमाकृत और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सबसे पहले बात, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था किसके इशारे पर किया गया था? जनरल डायर। दूसरी बात, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक घायल हुए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और 1 से 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवर्णकरणीय। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयला प्राकृतिक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। यदि इस आधार पर देखें तो कोयला प्राकृतिक संसाधन है, इस आधार पर कोयला अजैव प्राकृतिक संसाधन है। 12वां क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों न केवल ऊर्जा प्रदान करती है बल्कि एक स्वच्छ पर्यावरण और अपेक्षाकृत कम शोरगुल युक्त ऊर्जा स्रोत भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ए वाला ऑप्शन है आपका जिप्समैन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसाधन होते नहीं बन जाते हैं, यह जिप्समैन का कथन है। जिप्समैन का मानना था कि कोई वस्तु प्रकृति में उपस्थित भले ही है, परंतु जब तक उसका प्रयोग अपने फायदे के लिए नहीं कर तब तक उसे हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में से किसका भंडार सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोयला। 15वां क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 7000 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। भारत की समुद्री सीमाएं समुद्री सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त समुद्री सीमाएं हैं, जो प्रादेशिक जल सन्निहित क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सीमाओं को जोड़ती है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो चिपको आंदोलन पेड़ काटने के विरोध से संबंधित। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य जब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है गाइस, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल डिगबोई, झरिया, जादूगोड़ा, खाटशिला। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जादूगोड़ा। भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिले के जादूगोड़ा नामक गांव से यूरेनियम की बहुत सारी खान है। इस कारण यह क्षेत्र यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, ताप्ती, ब्यास, सतलज। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज नदी पर अवस्थित। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना को आज ही के दिन 1963 में देश को समर्पित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नागल बांध देश का सबसे लंबा बांध है। यह टेरी बांध के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जो है ये प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूखा खान की आपूर्ति में लंबे समय तक कमी की एक घटना, चाहे वायुमंडलीय औसत के नीचे हो, वर्षा पानी हो, सतह का पानी हो या भूजल। उष्णकटिबंध में वार्षिक शुष्क मौसम में सूखे के विकास और बाद में होने वाली आग की संभावना में काफी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? लोहा, अभ्रक, तांबा, सोना, हीरा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीरा। अभ्रक क्रिस्टल रूप में धातु और अधातु दोनों का एक यौगिक है, जबकि अभ्रक धातु या धात्विक खनिज नहीं है। ना ही इसे अधातु माना जा सकता है क्योंकि यह एक तत्व नहीं है। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पानी का इकट्ठा होना। अगला क्वेश्चन, केवलादेव घाना पश्चिम बिहार ये कहां पर स्थित है? केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ये स्थित है राजस्थान में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्राजील, रियो डी जेनेरो। इसको नजर रखते हुए सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 172 कई किताबों में 178 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है बम विस्फोट, कच्छ, अरावली पर्वत, उड़ीसा तट। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कच्छ। जोन 5 ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा होता है। इसमें हिमालय का केंद्र, कश्मीर और कच्छ का रन शामिल है। जोन 4 इस जोन को सबसे ज्यादा नुकसान वाला इलाका कहा जाता है। इस जोन में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के इलाके शामिल हैं। काबूल कौन था? ऑप्शन ए सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काबूल इटली का एक क्रांतिकारी था। काबूल का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और काबूल कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। उसका पूरा नाम काउंट कैमिलो दे काबूल था। काउंट कैमिलो दे काबूल इटली में मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो यंग इटली की स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यंग इटली एक संस्था है जिसकी स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मैजिनी ने फ्रांस के मार्सिलीज नामक नगर में किया था। इसका उद्देश्य जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर इटली राष्ट्र का एकीकरण करना था। 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले नवयुवक ही इस संस्था के सदस्य बन सकते थे। सन 1833 ईस्वी में इस संस्था में सदस्यों की संख्या 60,000 हो गई। इन सदस्यों को इटली के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करने के लिए भेजा गया। इन्होंने इस कार्य को बड़े साहस से पूरा किया तथा जनता में स्वतंत्रता के लिए चेतना जागृत की। अगला क्वेश्चन, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लुई 16। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16 के शासनकाल में हुई। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ किस सन में? 1945 ईस्वी में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1995 में फ्रांस इटली महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769, 5 मई 1821 जन्म, नाम नेपोलियोनी द बोनापार्ट, फ्रांस की क्रांति में सेनापति, 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 150 लाइक का। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।